Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss the multiple choice questions related to the plant physiology. So before starting the questions, make sure you have subscribed this channel and press the bell icon. So let's start. This is question 1. In plants the genetic material is present in, and your options are A. Nucleus and mitochondria, B. Nucleus only, C. Mitochondria and chloroplast, D. Nucleus, chloroplast and mitochondria. So basically in case of plants the genetic material is either DNA or RNA. These are genetic material. So basically in case of plants the genetic material means DNA or RNA is mainly present in nucleus, chloroplast and mitochondria. So option D is correct. मीन्स जो प्लांट्स के केस में जेनेटिक मटीरियल होता है उन तीनों जगह में प्रेजेंट होता है. फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ वेरी क्लियर टू अस दैट दिस पर्पल वन इट इज़ न्यूक्लियस and this orange one this is mitochondria which is commonly known as powerhouse of the cell, and this green one this is referred as chloroplast, mainly which help in the photosynthesis process in the plants. So basically these three cell organelles, nucleus, mitochondria and chloroplast, बेसिकली इन तीनों में ही प्लांट के केस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. And now we talk about its discovery. For example, when we talk about nucleus, this purple one, this is nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown in the year 1804. And if we talk about chloroplast, this green one, this is chloroplast. Chloroplast is discovered by Hugo von in the year 1837. And this mitochondria, powerhouse of the cell. Mitochondria was discovered by Albert von in the year 1857. So basically इन तीनों में ही जो हमारा प्लांट के केस में जेनेटिक मटेरियल होता है either DNA RNA, it is present in these three cell organelles. So basically जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी जो डिस्कवरी करी थी हार्शे एंड चेज ने इन द ईयर 1952. एंड हार्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर हुआ था कि जो मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए में इट इज़ मोर प्रोमिनेंट डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्फीरोसोम्स आर रिलेटेड टू. सो स्फीरोसोम्स आर रिलेटेड टू ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी रेड पिगमेंट, सी पावर, डी फैट. सो बेसिकली स्फीरोसोम्स एक तरह की सेल ऑर्गेनेल्स होती है जो बेसिकली रिलेटेड होती है फैट के सिंथेसिस से, फैट की और लिपिड के स्टोरेज से. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फैट. थ्रू दिस फिगर इट इज क्लियर टू अस दैट स्फीरोसोम्स आर रिलेटेड टू फैट. नाउ फ्रॉम वेयर दी स्फीरोसोम्स ओरिजिनेटेड, ये स्फीरोसोम्स जो होते हैं ये कहाँ से इवॉल्व होते हैं? बेसिकली दे इवॉल्व फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन अवर सेल्स, जो हमारे सेल होते हैं स्पेशली इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, बेसिकली जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें जो वेसिकल्स होती हैं उन वेसिकल्स के थ्रू स्फीरोसोम्स ओरिजिनेट होते हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये इनकी जो इसके स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स. दीज आर वेसिकल्स. और ये वेसिकल्स ही क्या करते हैं आगे चल के डेवलप हो जाते हैं एक अलग से स्ट्रक्चर में जो कि फैट को स्टोर करने के लिए, फैट की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्फीरोसोम्स. और स्फीरोसोम्स को एक दूसरा नाम और है दैट इज ऑल्सो नोन एज लिपिड बॉडी और ओलियोसोम्स. स्फीरोसोम्स ऑल्सो नोन एज लिपिड बॉडी और ओलियोसोम्स, और ये रिलेट होता है बेसिकली फैट सिंथेसिस और फैट या लिपिड के स्टोरेज से. क्वेश्चन नंबर 3. ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय. योर ऑप्शंस आर. ट्रांसपिरेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है प्लांट्स के अंदर जो कि मेज़र कर सकते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस आर लाइसीमीटर, पोटोमीटर, टेंशियोमीटर एंड ऑक्सीनोमीटर. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स. बेसिकली प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यूरिंग डे टाइम जनरली स्टोमेटाज आर ओपन and during that period
ट्रांसपिरेशन होता है यानी जो प्लांट्स में से जो वाटर का लॉस होता है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन जो होता है वाटर का लॉस, उसको कैसे मेज़र करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ पोटोमीटर। ऑप्शन बी पोटोमीटर इज़ राइट आंसर। सो हाउ इट इज़ लुक, पोटोमीटर जो है इस तरह का एक डिवाइस होता है। इसमें हम एक्चुअली जो वर्क करते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। पोटोमीटर का जो डिवाइस होता है उसमें एक साइड पे हम प्लांट को इंसर्ट करते हैं और बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम वाटर को कनेक्ट कर देते हैं, पूरा जो वाटर इसको फिल कर देते हैं ताकि जो प्लांट्स होते हैं बाहर अगर सनलाइट है, बेसिकली ये पूरा एपरेटस हम सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रखते हैं। क्यों? बिकॉज सनलाइट के कॉन्टेक्ट में जो लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा और जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस हाई होता है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी हाई होता रहेगा। यानी जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होगा लीव्स में से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स लीव। प्लांट की जो लीव्स है उसमें से वाटर लॉस होना स्टार्ट होगा और ये वाटर जो लॉस होगा लीव्स के सरफेस से, ये बेसिकली कंट्रोल होगा हमारा जो वाटर सप्लाई हो रहा है रूट्स को, वो कितना हो रहा है। और बेसिकली जो पोटोमीटर का डिवाइस होता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये एयर बबल। हम इस एयर बबल की मूवमेंट को मेज़र करते हैं, यानी जो एयर बबल है ये कैसे मूव करता है। बिकॉज जैसे जैसे रूट में प्रेशर फील होगा तो ये वाटर अपटेक होगा और ये वाटर अपटेक होने के बाद लीव्स से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि लीव से जो वाटर बाहर निकलता है इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि नीचे से रूट्स पे प्रेशर लगे और वाटर अपटेक हो। तो जब रूट्स में प्रेशर फील होता है, वाटर अपटेक होता है, उस कंडीशन में एयर बबल में मूवमेंट होने लगती है और ये एयर बबल की जो मूवमेंट होती है इट इज़ मेजर बाय दिस स्केल। तो बेसिकली जो पोटोमीटर का मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, जितना वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा रूट्स में से इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर या फिर अमाउंट ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सो हियर द ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fluid mosaic model of cell membrane is given by, and the options are A. Daniel and Davson, B. Robertson, C. Watson, D. Singer and Nicholson. So fluid mosaic model जो है वो किसने डिस्कवर करा है? So this is the figure of फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है? बेसिकली द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फिगर दैट दिस इज़ द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द इनर साइड ऑफ द सेल। इनर साइड में क्या होता है? बेसिकली यहाँ जो अंदर वाली जगह होगी यहाँ पे होता है हमारा साइटोप्लाज्म और यहाँ पे क्या होता है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह अपीयर होती है बिकॉज इट कंटेन्स फॉस्फोलिपिड्स, इट कंटेन्स प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं इसमें। कुछ प्रोटीन्स सरफेस लेयर के ऊपर होते हैं, कुछ अंदर होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है उनको। इसके अलावा यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये होती है हमारी लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर का मतलब है कि जो लिपिड्स की लेयर होती है वो इस तरह से अरेंज होती है ऊपर और नीचे, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड लिपिड बायलेयर। तो इतने सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, दैट वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसकी डिस्कवरी जो करी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की वो किसने करी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, दीज आर टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन द ईयर, it is very important to remember the year is 1972. So in 1972 Singer and Nicholson discovered the fluid mosaic model. And if we talk about the thickness of this membrane, so membrane की जो approx thickness होती है it is around 5 to 10 nanometer. This is the approx average thickness of this fluid mosaic model. में जो membrane होती है इसकी approx thickness होती है 5 to 10 nanometer. Question 5. Tomato is hybrid produced by, options are cytoplasmic fusion, protoplasmic fusion, nucleus fusion, none. तो टोमेटो बेसिकली क्या होता है? टोमेटो मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ हाइब्रिड। ये बेसिकली हाइब्रिड प्लांट है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ
पोटैटो एंड टोमेटो। सो पोटैटो और टोमेटो के हाइब्रिड से तैयार होता है हमारा पोमैटो। अब इसमें किस तरह का फ्यूजन होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन? तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको फ्यूज़ कराते हैं। एक सेल हमारा पोटैटो का था, एक सेल हमारा टोमेटो का है, इनके प्रोटोप्लाज्म को हमने फ्यूज़ कराया। उस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा हाइब्रिड्स तैयार होते हैं, दे आर रिफर्ड एज protoplasmic fusion hybrids, and tomato is one of the example of protoplasmic fusion. Question 6. Gibberellin was isolated from fungus in 1930s by, so gibberellin बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लांट हार्मोन है जो कि एक फंगस के थ्रू आइसोलेट करा गया है, फंगस से निकाला गया है 1930s में। ये किस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी थी, ये डिस्कवरी जो करी थी आइसोलेशन का, ये किस साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा है? ऑप्शंस आर ए वैंट, बी याबूटा एंड हायंशी, सी एंथोनी, डी क्रोजियर। एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज याबूटा एंड हायंशी। याबूटा एंड हायंशी दे आर टू साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट थे, दे वर डिस्कवर्ड दिस जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन। और ये जिब्रेलिन नाम का जो प्लांट हार्मोन है ये बेसिकली एक फंगस के थ्रू आइसोलेट हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट फंगस इज, उस फंगस का नाम है जिब्रेला फूजिकुराए। जिब्रेला फूजिकुराए, दिस इज़ द नेम ऑफ द फंगस। और ये फंगस जो है बेसिकली इसका जो ग्रुप है या इसका जो फाइलम है दैट इज एस्कोमाइटिना। ये एक एस्कोमाइकोटिना फंगस के ग्रुप से बिलोंग करता है। और बेसिकली अगर हम बात करें, जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है और ये बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट मेनली हेल्प्स इन द सेल इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजिकल क्लॉक? सो बायोलॉजिकल क्लॉक जो शब्द है ये किसने कॉइन करा है? ऑप्शंस आर वैंट, सैलिसबरी, ब्रॉथविक, Bunning, and here right answer is option D, that is Bunning. So Bunning is a scientist who coined the term biological clock. Next question 8. Question is, for C3 plants the optimum temperature for photosynthesis is. So there are various categories of plants like C3 plants. So C3 plants के लिए टेम्परेचर जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? ऑप्शंस आर 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 30 to 47 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट 35 डिग्री सेल्सियस। सो here the right answer is option A, that is 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। अगर हम बात करें C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली इनमें क्या होती है, C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल परफॉर्म होती है। तो C3 प्लांट्स में हमारी जो होती है वो कैल्विन साइकिल परफॉर्म होती है और इसको डिस्कवर करा था साइंटिस्ट हैं मेल्विन कैल्विन, जिनके नाम पे ये साइकिल है। इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स आते हैं C3 प्लांट्स में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं दैट आर राइस, पैडी, वीट, बार्ले एंड पल्सेस। तो जितने भी प्लांट्स हमारे मेजर प्लांट्स हैं हमारे राइस, वीट, बार्ले, ये सब के सब हमारे C3 प्लांट्स की कैटेगरीज में आते हैं। और C3 प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर होता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 9, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। सो ग्लाइकोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि एरोबिक और एनरोबिक दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होता है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, ऑप्शंस आर ग्लूकोज, सुक्रोज, pyruvic acid, NADH. Here correct option is option C, that is pyruvic acid. If you know about glycolysis, so you all know that glycolysis consists of 10 steps. Total 10 steps इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन ए ग्लूकोज, रॉन्ग है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग मटेरियल होता है, स्टार्टिंग ही यहाँ पे ग्लूकोज से होती है, तो ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता। ग्लूकोज बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ होता है और बहुत सारे 10 स्टेप्स के बाद
एक प्रॉपर 10 सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड होते हैं, उसके बाद लास्ट में जाके हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखना है दैट ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम और है ग्लाइकोलिसिस इन सिंपलर फॉर्म इट इज़ नोन एज EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे बोलते हैं बिकॉज ऑफ दी 3 साइंटिस्ट, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इस साइकिल को डिस्कवर करा था। उन साइंटिस्ट का जो इनिशियल्स होते हैं, नेम के इनिशियल्स, उनको मिला के EMP बनता है। और ये 3 साइंटिस्ट कौन है? यू कैन सी इन दिस फिगर EMP मीन्स एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस। तो इन तीनों के इनिशियल से कनेक्ट हो जाता है हमारा EMP पाथवे। तो EMP पाथवे दैट इज ग्लाइकोलिसिस। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल्स में कहाँ परफॉर्म होती है? इट मेनली परफॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है। एंड अनदर थिंग इज ऑर्गेनिज्म किस में होती है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती है? तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, जैसे वी ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स वी आर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, इन आवर केस ग्लाइकोलिसिस के बाद स्टार्ट होगी यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और अगर एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक के केस में ग्लाइकोलिसिस में जो पायरुविक एसिड बन जाएगा लास्ट में, उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली स्टार्ट होता है एनारोबिक में और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। फर्मेंटेशन एनारोबिक एंड क्रेब्स साइकिल फॉर एरोबिक। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है दिस इज द कॉमन पाथवे, ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में होता है। एंड 10th क्वेश्चन इज अगेव अमेरिकाना इज अगेव अमेरिकाना, ये साइंटिफिक नेम है दैट्स वाई इट इज इटैलिक। ये क्या है? इट इज अ C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैंप प्लांट्स और नन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इट इज अ कैंप प्लांट। सो अगेव जो होता है अगेव अमेरिकाना इट लुक लाइक दिस। ये आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। बेसिकली जो अगेव है वो एक कैंप प्लांट्स होता है। क्यों? देखने से पता लग रहा है बिकॉज कैंप प्लांट्स की कैटेगरीज में हमारे जो प्लांट्स फॉल होते हैं दे मेनली आर सकुलेंट्स। जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं या हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जितने भी होते हैं, मोस्टली सकुलेंट हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं। फिगर से देख के आपको लग रहा होगा ये प्लांट जो होता है सकुलेंट होता है। इसमें थोड़े थोड़े लीव्स के मार्जिन्स जो होते हैं उसमें थोड़े से कैक्टस टाइप के अपीयरेंस होते हैं, छोटे छोटे कांटे नज़र आते हैं इसकी लीव्स के मार्जिन में, तो दे आर रिफर्ड एज सकुलेंट। उनकी जो लीव्स होती है वो नॉर्मल लीव से थोड़ी थिक होती है, दे आर सकुलेंट्स। तो जितने भी सकुलेंट्स होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैंप प्लांट्स। अब ये कैंप प्लांट्स जो होते हैं इनमें बेसिकली होता क्या है? तो कैंप प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है बेसिकली इसमें C3 और C4 दोनों ही के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे जो स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, तो दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं, इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में जो साइकिल रन होती है दे आर C3। वी कैन से दैट C3 प्लांट्स की तरह ये बिहेव करेंगे ड्यूरिंग डे टाइम। और ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में इनके स्टोमेटास जो होते हैं वो जनरली ओपन होते हैं। स्टोमेटा इस कंडीशन में ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे C4 साइकिल का पाथवे स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली जो अगेव अमेरिकाना यानी जो कैंप प्लांट्स होते हैं, अगेव अमेरिकाना इज अ कैंप प्लांट्स। तो कैंप प्लांट्स में इस तरह का प्रोसेस फॉलो होता है, यानी डे टाइम और नाइट टाइम में इनके स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटाज आर ओपन। कैंप प्लांट्स के जो दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं लाइक कैक्टस, जितने भी कैक्टस होते हैं, इसके अलावा मोस्ट प्रोमिनेंट इज पाइनएप्पल और ऑनियन गार्लिक। इस टाइप के प्लांट्स में भी C4 इस जो ऑनियन गार्लिक होते हैं ये भी कैंप प्लांट्स की कैटेगरी में फॉलो होते हैं। इसके अलावा जो अगेव होता है ये भी एक कैंप प्लांट्स होता है। अब ये जो कैंप होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैम जो होता है CAM, कैम की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम का मतलब होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म दैट इज कैंप प्लांट्स। और कैंप प्लांट्स में याद रखना है ड्यूरिंग डे स्टोमेटाज आर क्लोज एंड C3 साइकिल विल रन। मीन्स यहाँ पे जो पहला कार्बन कंपाउंड बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा। एंड ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमेटाज आर ओपन
ड्यूरिंग दैट कंडीशंस रात में स्टोमेटास जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे C4 पाथवे फॉलो होता है।